So Ayush, you have taken anthropology as your optional, and you had mechanical engineering in the IIT. What made you choose anthropology in the first place? Like क्या criteria था कि मैं anthro ही लूँगा ये subject? सर जो जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो वैसे बहुत बार बोला जा चुका है कि ऑप्शनल सिलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि गाइडेंस होती है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और कितने पेपर में मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब होता है। मेरा तो था कि उस समय टॉपर्स के मार्क्स आ रहे थे इस सब्जेक्ट में और मैंने देखा और मेरे को लगा कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ। बस इतनी दो बातें थी, मेरे को कितना इंटरेस्ट है या फिर मेरे को कितना मजा आएगा, उस सब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को था मार्क्स चाहिए। तो इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी को चूज़ किया और ये बोला जाता है कि सिलेबस मैनेजेबल है और बहुत क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है, तो इसलिए और ऑब्जेक्टिव बहुत है। जैसे सोशियोलॉजी के अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम लगती थी कि सोशियोलॉजी बहुत ही एस्से टाइप पेपर है और एंथ्रो के अंदर फिजिकल आर्कियोलॉजी ये बहुत ही साइंटिफिक है, इवन सोशो कल्चरल जो है वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसलिए एंथ्रो में ये फायदा है कि अगर आप आर्कियोलॉजी का आंसर वो वेल डिफाइंड आंसर है वही है, वही लिख दोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी मेरे हिसाब से मोर ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज किया। एंड यू हैव स्कोर्ड वेल इन बोथ योर अटेम्प्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। तो एक a very common question that everybody has is कि what are the books that you refer to, because everybody is running after कि टॉपर ने कौन से sources refer किए थे. So what were your main sources of books that you referred to in the first place? तो मेन सोर्सेज में सर एक तो इग्नू की एक MA एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स है जिसके अंदर बहुत सारे डिफाइंड चीजें मॉड्यूल्स हैं। एक EPG पाठशाला करके वेबसाइट है, उसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हैं। थर्डली आप टॉपर नोट्स से सिर्फ और सिर्फ जो स्टडीज वो कोड कर रहे हैं या कोई डायग्राम वो कोड कर रहे हैं, तो जैसे नारायण अमित सर के नोट्स हैं या फिर लक्ष्मी मैम के नोट्स हैं, शुभम के नोट्स हैं, इन सबसे आप बस वो इकट्ठा कर लीजिए, मेन जो वैल्यूडेशन चीज़ है। और फोर्थली आप जरूर ये करें कि कॉन्सेप्ट जो है ना उनको जरूर समझें। जैसे आर्कियोलॉजी है तो या तो आप किसी टीचर से हो गए या फिर आप यूट्यूब पे DK भट्टाचार्य सर हैं, तो उनसे आप समझ लें कि क्लैक्टोनियन लेवल हुआ या फिर ओल्डोवान टेक्निक क्या होती है, ओल्डोवान टेक्निक और ओल्डोवान जो जगह है उसमें फर्क क्या है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फॉर एग्जांपल, सो there are 2-3 strands in physical anthropology. If you are able to relate all of them, then it will be easy for you to remember. For example, fossils, you relate it with the cultures, you see fossils as an evidence of the evolution, then you relate it to genetics. So ये सब कुछ एक full circle है, and that is how it becomes, I think, easy. तो यहीं पे आपको किसी टीचर का रोल आ जाता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री का। बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मेरे हिसाब से सिर्फ रट्टा मार के एंथ्रोपोलॉजी अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा नोशन है कि मैं एक फिक्स एक किताब क्वेश्चन आंसर वाली याद करके चला जाता हूँ और उससे मेरा हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन थॉट है। या फिर मैं टॉपर्स के नोट्स को एज इट इज गल्प कर लेता हूँ और मैं लिख दूंगा एग्जाम में, और इतना क्योंकि याद करने का इसमें बहुत सारा है, तो वो तो मुझे नहीं लगता है। एंथ्रोपोलॉजी में मेजर स्किल जो नीडेड है वो है याद कर पाना, और याद आप तभी कर पाओगे इवन इफ आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है, अगर आपको समझ आया होगा, क्योंकि वरना इतने कॉम्प्लेक्स नाम है और इतनी सारी साइट्स हैं, आप याद ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आप जरूर समझ पे जरूर फोकस। एक सीक्वेंशियल फ्लो, इट्स लाइक अ स्टोरी दैट हैज बीन टोल्ड अबाउट द पास्ट। इफ यू नो द स्टोरी, यू नो द स्टोरी, वरना आप वो फैक्ट्स याद करते जाओगे और हर चीज एकदम मिक्सअप हो जाएगी। इसीलिए जैसे लोग फॉसिल्स याद करते हैं तो फॉसिल उनको याद ही नहीं रहते हैं कि वो कौन सा था, वो किस टाइम का था, वो जो कि आंसर में लिखना होता है आपको। एंड इफ दैट स्टोरी इज क्लियर टू यू, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट। और वही हर चीज में ट्रेंड है, जैसे कि स्कल एक ही तरह से चल रहा था और बॉडी भी एक ही तरह से इवॉल्व हुई, कि टूथ स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा था। एग्जैक्टली जैसे बाइपेडलिज्म में किस तरह से प्रोग्रेशन आ रहा है, राइट फ्रॉम पेल्विक बोन कम हो रही है या फिर वो इरेक्ट बाइपेडल हो रहे हैं, बिल्कुल फुट में क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ये एक आप ट्रेंड समझ लें और बस नाम याद करते जाएं, और हो सके तो कोई डॉक्यूमेंट्री या किसी टीचर से समझ लें ताकि आपके अंदर माइंड में फिट हो जाए वो नाम वगैरह। एंथ्रोपोलॉजी मुझे लगता है कि जो लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं उस वक्त जो केमिस्ट्री का जो रोल होता था उस टाइप का एंथ्रोपोलॉजी है कि इसमें सब कुछ है बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड देयर आर एक्सेप्शंस, वो हमेशा होता है इसमें। Second important query that all the students have is कि notes कैसे बनाने हैं, how to prepare notes for the anthropology. So how did you prepare your notes? तो दो तरीके से नोट्स बन सकते हैं। एक है कि आप पूरे स्टैटिक का हर एक कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाएं, मेरे हिसाब से वो आपके ऊपर है, ये वाले एसेंशियल नहीं है। मेरे हिसाब से एसेंशियल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स बनाना। अच्छा, मॉडल आंसर अपने से बनाना है, एग्जैक्टली। तो आप ऐसा करें कि आप क्वेश्चन लें, जैसे आप सिलेबस का वर्ड लें, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें कि ये 4 पिछले साल में जितने भी आए हैं, और उसके बाद उनमें से आप नोट्स बना लें उसी बेसिस पे। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि आप वो स्टैटिक जैसा दिख रहा हो, पर उससे आपके आंसर लिखेंगे कैसे वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक बात है। तो नोट्स इसी तरह से बनेंगे, और जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिवली नोट मेकिंग की जाएगी। आप ये भी नोट कर सकते हैं कि मेरे को ये डायग्राम्स और ये फॉसिल्स वगैरह देने हैं और कॉन्सेप्ट्स मैंने समझ लिए हैं। तो इस तरह से भी नोट्स बनाए जाते हैं। तो योर एम्फेसिस वाज ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थीम बना लिया, लुकिंग एट द सिलेबस, एंड देन राइट देयर मॉडल आंसर्स, एंड देन लर्न देम, ऐड सम वैल्यूएशन टू दैट, एंड देन ट्राई टू राइट इम्प्रॉम्प्टू उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से बिना देखे लिखने की कोशिश कराएं। और हो सके तो जैसे सर मैं आपको अपने आंसर दिखा देता था, तो अपने किसी मेंटोर को जिसको आपको पता है कि नॉलेज है उसको दिखाते रहे। हाँ, अपन ने कई सारे आंसर देखे थे और डिस्कस किए थे, तो उसमें काफी पता लगता है कि इसमें अच्छा ये हल्का सा ट्वीक हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, इट वर्क्स सम टाइम।
तो कमिंग टू द आंसर राइटिंग अगेन, जैसे कि आंसर राइटिंग, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी एक ऑब्जेक्टिव, it's a very objective kind of optional subject. So what are the key things that you need to keep in mind while writing a very good answer in anthropology, or what you practice at least? तो सर मेरे को लगता है सब अलग अलग है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि इतनी ब्रांचेस हैं। तो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जैसे है तो उसके अंदर स्टडीज कोड करना जरूरी है। बहुत सारे थिंकर्स हैं, मतलब थिंकर्स हैं, तो पे 2 से 3 थिंकर अगर दिख रहे हैं आपके, तो आप मान के चल सकते हैं कि आंसर। इनफैक्ट आप अगर एम्बर एंड एम्बर खोलेंगे तो उसमें हर एक सोशो कल्चर फिनोमेना के लिए एक थिंकर है, उन्होंने दे रखा है। दे हैव ऑलवेज कोटेड स्टडीज, एंड दैट इज द स्टाइल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। विदाउट कोटिंग अ स्टडी यू कैन नॉट राइट एनी आंसर। मतलब अगर आप स्टडीज नहीं लिख रहे हैं, आप बस ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि ऐसा होता है, मैरिज ऐसे चलती है, तो किसने बताया? तो और या फिर कोई एग्जांपल नहीं कि इस सोसाइटी में देखा जा रहा है इसलिए सही है, तो आपकी बातों का कोई रेलेवेंस नहीं है अनलेस आप उसे एग्जांपल से या थिंकर से बैक कर रहे हैं। तो सोशो कल्चरल में तो ये है, उसमें ज्यादा और डायग्राम्स कुछ है, मैरिज के डायग्राम जैसे हैं या फिर इस टाइप के जो ट्रायंगल वगैरह होते हैं वो सब बना सकते हैं। फिजिकल के अंदर ये है कि फिजिकल के अंदर थोड़ी मतलब हम ज़्यादा जाते हैं बायो के अंदर, कि हम बहुत सारी बायोलॉजिकली कंपाउंड के नाम, जीन्स वगैरह लिख देंगे। उससे ज़्यादा फोकस करें कि आप एक तो डायग्राम बनाएं और उसका कल्चरल रेलेवेंस दें। कल्चरल रेलेवेंस, एग्जैक्ट। जैसे अगर क्वेश्चन आया है मीनार की, इस बार मेनोपॉज पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप कोई स्टडी दे सकते हैं कि जापान में स्टडी हुई है जिसके अंदर देखा गया है कि एज ज़रूरी नहीं है मेनोपॉज को लेके आई उस तरह से जितनी प्रॉब्लमेटिक वो है, क्योंकि वो कल्चर के अंदर इंड्यूस फिनोमिना है, और कल्चर के अगर वो इतना फोकस नहीं किया जाएगा तो फीमेल्स को इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस तरह से आप इन स्टडीज को भी कोट करें कि मेनोपॉज एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर की तरफ से पढ़ा जाता है, रादर देन कि मेनोपॉज में बस ये 4-5 बातें होती हैं। Whatever physical anthropology you are studying, it is not being studied from the biology point of view. It is being studied from cultural point of view, or how it has made the humans that we are today. Yes sir, और वही है, एंथ्रो का नाम ही है होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन। तो होलिज्म में सोशो मतलब बायोलॉजी में कल्चर भी आएगा और कल्चर में बायोलॉजी भी आएगी। तो अगर सोशो कल्चरल का आंसर भी लिख रहे हैं तो उसमें फिजिकल ला सकते हैं तो लेके आए, और फिजिकल के आंसर में फॉर एग्जांपल मैरिज के जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग वी कोड द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट ऑफ इट, हाउ द ह्यूमन स्केलेटल स्ट्रक्चर चेंज एंड हाउ इट हैज लेड टू द पेयरिंग अप ऑफ मेल एंड फीमेल बॉन्डिंग, एंड दैट हैज लेड टू मैरिज इवेंचुअली। तो ये तो एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। Which should be attempted more, physical और social cultural? क्योंकि एक बहुत डिबेट है कि मैं फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, कुछ लोग सोशल कल्चर लेके भी बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। सो व्हाट वर्क्स? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि जो आपको पसंद है और आपने बेस्ट पढ़ रखा है उसको आंसर करें। और आजकल ये बोला जाता है ये भी मिक्स हो गया, कोई फिक्स तो है नहीं। जैसे हर क्वेश्चन में 2-3 सोशल कल्चरल, एक फिजिकल होता है, कभी ऐसा तो आता नहीं कि एग्जैक्ट चेंज ये वो बाइफर्केशन खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। हमें पेपर के टाइम पे ये करना चाहिए कि खुद से मार्क्स दें अपने आप को। जैसे 15 मार्कर है तो आप सोचें कि मैं इसमें 6 ला सकता हूँ, मैं इसमें इस 20 मार्कर में 8 ला सकता हूँ, और ऐड करें। और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आपके हिसाब से नंबर्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप रादर देन की फिजिकल जाना है, आर्कियोलॉजी जाना है, आप क्वेश्चन पेपर को देखें और देखें कि मैं इतने लाऊंगा। जैसे आपको आर्कियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है 20 में से मैं 11 ला सकता हूँ, तो ऐड करेंगे। अगर फिर भी वो नहीं आ रहा है तो आर्कियोलॉजी कोई बात नहीं, आप कुछ और अटेंड करो, आपको तो मार्क्स लाने हैं। ठीक बात है। पेपर 2 के लिए what do you think what should be done? And because paper 2 is said to be relatively smaller as compared to the paper 1 syllabus, and it is also scoring, and you have scored good marks in the paper 2 continuously. So what exactly should be done in that? What are the important resources that should be referred to? So sir, पेपर 2 में क्योंकि कास्ट है और ट्राइब्स हैं और आर्कियोलॉजी है, तो आर्कियोलॉजी तो पेपर 1 और पेपर 2 के साथ में पढ़ लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैपिंग है वो। यस सर, जो कास्ट है और ट्राइब्स हैं बेसिकली वो सोशल, अब पहले आता था कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे कि सिंपल जो वर्ड लिखा हुआ है सिलेबस में, जैसे नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो वही पूछ लिया। अब वो नहीं आता, अब उसको किसी चीज से कनेक्ट करेंगे या फिर डीपर जाएंगे। तो पेपर 2 में अब मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी की स्टडीज भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो जैसे मैंने इग्नू की सोशियोलॉजी की जो दीपांकर गुप्ता वगैरह को कोट करना पड़ेगा आपको, तो वो, और आपने सजेस्ट की थी एक बीके नागला करके इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट करके एक बुक है, तो उसके अंदर हर थिंकर की जो भी स्टडीज सोशियोलॉजी में रही हैं वो अब आप एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी यूज करनी पड़ेगी तभी मार्क्स आएंगे। तो इसलिए मेरे मतलब 10-15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है पेपर 2 में। उसमें यही है कि मैंने थिंकर्स को बहुत सारे जो बीके नागला बुक है या फिर आपने जो थिंकर्स बताए उनको यूज किया है। हाँ अपन ने डिस्कस भी किया था काफी सारे ट्राइबल में क्या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक आध वीडियोस भी अपन ने ट्राइबल्स के देखे थे तब कि ये भी अपन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एंथ्रोपोलॉजी हैज बीन अ गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड दिस इज हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एंथ्रोपोलॉजी. I think it has been a very good insight regarding how to prepare for anthropology, and he was my mentee during the whole of the preparation for this year, and I think he has scored really well in the anthropology and has worked really well for him. Many congratulations, Ayush. It was great discussing with you. I think it will benefit a lot of students who have watched this video. Thank you. Thanks, sir.